सबसे पहले आप सभी को दयानंद सरस्वती शिक्षण संस्था की तरफ से नमस्कार। मैं संदीप ज्योग्राफी क्लासेस। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। तो 4 प्रकार के होते हैं: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक लोकतंत्र। इनमें से किसी 2 का वर्णन आप कर सकते हो। अब देखिए अपनी बुक के अंदर आगे हम पढ़ते हैं, इसमें विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण दे रखे हैं। लोकतंत्र के प्रति विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण दिए, यानी कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र जनता की शक्ति है, उसके बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। सिद्धांत का मतलब हम कह सकते हैं कि लोगों की विचारधाराएं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो विचारक हैं, उन्होंने अपने अपने विचार किस प्रकार से रखे। तो जो सिद्धांत है वो क्या है, इसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। यानी जो लोकतंत्र है, हमारा जो लोकतंत्र है परंपरागत व उदारवादी सिद्धांत के बारे में बात करता है। इसके अंदर ये कहता है कि द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एक ऐसा लोकतंत्र या परंपरागत जो उदारवादी हैं वो लोकतंत्र के बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, ये पहला अपना है। इसके अंदर ये कहते हैं कि कुछ विद्वान हुए हैं जैसे रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, इन्होंने जो है वो इस लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के बारे में अपने विचार रखे थे। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आती है कि जो अपना उदारवादी विचारक हैं, इन लोगों ने क्या किया है, इसके कुछ मान्यताएं और लक्षण हैं। ठीक है कि भी मान्यता और लक्षण का मतलब ये है कि किस प्रकार की मान्यताएं रखते हैं कि ऐसा क्या हो जिससे वो हमारा जो उदारवादी लोकतंत्र हमारे सामने आए। तो कुछ मान्यताएं और लक्षण है इसकी, जिसके अंदर पहला रहता है ये कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना अहित और हित समझने की क्षमता रखता है। यानी व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है वो बुद्धिमान प्राणी है, तो वो अपना हित और अहित, भले और बुरे के बारे में सोचने में समर्थ है। सभी व्यक्ति की मूल समान है। शासन का गठन उदारवादी और लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इसकी शर्तें दे रखी है। ठीक है, तो इसको अब 1-2 बार पढ़ लेना, कोई ज़्यादा खास नहीं है। फिर इसके बाद में अपना आता है दूसरा, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, इसके अंदर देखो ये कहता है कि द प्लूरलिस्ट थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि बहुलवादी सिद्धांत है। इसके अंदर ये क्या कहता है, कुछ चीज़ों को एक साथ लेकर के चलेगा। ये कैसे चलेगा, इसके अंदर सबसे पहले हम बता दें कि इसमें H.J. अस्की, अर्नेस्ट बोरकर, मिस फोलेट, D.J. कोल, डिग्वी, ये सारे इसके अंदर आए थे, इन्होंने अपनी विचारधाराएं रखी। फिर इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में रॉबर्ट हडल आते हैं। ठीक है, दूसरा जब विश्व युद्ध होता है उसके बाद में रॉबर्ट हडल आते हैं, तो वो आकर के अपनी विचारधारा इसके अंदर रखते हैं। इसमें एक रॉबर्ट प्रिस्थस जो है वो आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो बात है ये इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट प्रिस्थस ये क्या कहते हैं, इनकी एक बात इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं, इसके अंदर ये कहते हैं कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह और तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी रॉबर्ट प्रिस्थस ये कहते हैं कि जो बहुलवादी सिद्धांत है, इसके अंदर एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर सामाजिक राजनीतिक प्रणाली, यानी सामाजिक जो राजनीतिक प्रणाली है वो, और उसके अंदर राज्य की शक्ति में, जो अपना राज्य है उसकी शक्ति के अंदर निजी जो क्षेत्र हैं और अपने हित के लिए जो काम करते हैं वो, यानी हित समूह भी अपनी भागीदारी रखते हैं, वो अपना कौन सा कहलाएगा, बहुलवादी सिद्धांत कहलाएगा। फिर तीसरा आता है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, अभिजन वर्गीय, यानी विशिष्ट वर्ग होता है, कोई स्पेशल जो वर्ग होते हैं उसके बारे में बात करता है। इसके अंदर ये कहता है कि कुछ विचारक आए हैं जिसमें नाम है रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्को, पेरेटो, बर्नहम, सीराइड आदि आए थे। इसके अंदर रॉबर्ट मिचेल्स जो है वो जर्मन के विचारक हैं और ये अपने विचारों के अंदर दी पॉलिटिकल पार्टीज नामक एक ग्रंथ प्रस्तुत करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, निशान लगेना, दी पॉलिटिकल पार्टीज ग्रंथ किसका है। ठीक है, या दी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि ये जो है वो रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन के विचारक थे, इनकी जो है वो लिखी हुई है। फिर इसके बाद में आता है मॉस्को के इतालवी विद्वान, ये क्या कहते हैं, द रूलिंग क्लासेस नामक कृति को प्रस्तुत करते हैं। 2 चीज़ें आई है हमारे सामने, एक तो द रूलिंग क्लासेस और दूसरा आया है अपना द पॉलिटिकल पार्टीज। अभी इसके अंदर क्या है, द पॉलिटिकल पार्टीज किसका ग्रंथ है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रॉबर्ट मिचेल्स का ग्रंथ है, और द रूलिंग क्लासेस जो है वो मॉस्को इतालवी जो विद्वान है उसका ग्रंथ है। तो इसके अंदर इन्होंने जो है वो
अपने अभिजन वर्ग के बारे में बात की, जो हाई लेवल का वर्ग होता है, जैसे आर्थिक स्थिति से मजबूत हो, जिसकी जानकारी ज़्यादा हो, वो जो वर्ग होता है वो इसके अंदर लोकतंत्र में काम करता है। ये सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया। अब चौथा सिद्धांत आता है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, यानी एक ऐसा लोकतंत्र जिसके अंदर मार्क्सवादी सिद्धांत हो। मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स और इनके फ्रेंड है फ्रेडरिक एंजल्स, ये अपनी विचारधाराएं देते हैं और ये अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो एक ऐसा सिद्धांत जो मार्क्सवादियों के ऊपर चलता है वो मार्क्सवादी सिद्धांत होगा। और पांचवा दे रखा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, यानी जो लोकतंत्र है उसका एक ऐसा सिद्धांत जिसके अंदर समाजवाद के बारे में बात की जाती है, तो वो सिद्धांत। ये चीज़ें आ गई। अब इसके बाद में आते हैं लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, यानी जो लोकतांत्रिक शासन है उसके प्रकार, वो कितने प्रकार का होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रकार के बारे में बात करेंगे तो लोकतांत्रिक शासन जो है वो 2 प्रकार से होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। सबसे पहले हमने बात की थी, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी बिल्कुल सामने, जैसे हम कुछ करें खुद खड़े होकर के, हाँ जी हम ये काम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि किसी चीज़ के पीछे होकर के काम करना, यानी कि हम काम कर रहे हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा होगा, अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को समझेंगे तो इसके अंदर ये देखिए कि मान लीजिए जैसे हम जो है वो अपने गाँव के अंदर सरपंच का चुनाव करते हैं, वो क्या है, प्रत्यक्ष है। या यूं कहें कि क्लास के अंदर हम कोई मॉनिटर को चूज करते हैं, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष है। ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये थोड़ी जो जनसंख्या होती है वहां पर जो है वो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र किया जाता है। इसके अंदर आपके दे रखा है, इसमें स्विट्जरलैंड एक ऐसा है जहाँ स्विट्जरलैंड के 5 प्रांत इन्होंने बताए हैं ऐसे हैं जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या क्या है, बहुत कम है, और वो अपने मत रख करके अपनी ही सरकार बना लेते हैं और उसी को अपने हिसाब से नियमों से चलाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। और फिर अप्रत्यक्ष की बात करेंगे तो हमारे यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी हम किसी व्यक्ति का सहारा लेकर के काम करते हैं, वो क्या अपना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। कहते हैं इसके अंदर ये कहता है कि हनर्शा जो है वो ये इसमें परिभाषा देंगे इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभु शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति करती है। यानी जो भी काम होता है, प्रशासनिक अधिकारी है, नीति है, एक नियम है, कानून है, सारे के सारे किसके द्वारा किए जाते हैं, जनता के द्वारा किए जाते हैं। इसके अंदर ये कहता है, हनर्शा जो है वो ये कहते हैं कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। यानी हनर्शा क्या कहते हैं कि वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसके अंदर जनता जो है वो खुद करती है काम। कौन करती है, जनता खुद काम करती है, उनके बीच में कोई नहीं होता। जैसे अपने यहाँ कोई काम करते हैं तो बीच के अंदर डिवाइडेशन किया हुआ है, एमपी एमएलए इस प्रकार से बना हुआ है, वहाँ पर जनता खुद अपना सारा काम करती है। उनको चुनने का काम भी करती है, कानून बनाने का काम भी करती है, फैसले भी लेती है, सारे काम कौन करती है, जनता करती है। तो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था प्राचीन युग के नगर राज्यों से पाई जाती थी, इसलिए वर्तमान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, आपके यहाँ लाइन आ गई है, वर्तमान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक स्विट्जरलैंड ये एक ऐसा प्रांत है या कैंटन है, इसके 5 कैंटन है, 5 प्रांत है इसके, जहाँ पर ये पाई जाती है। क्यों, क्योंकि केवल छोटे और कम जनसंख्या वाले राज्यों के अंदर ऐसा संभव होता है, तो वहाँ पर छोटे और कम जनसंख्या है, इसलिए वो वहाँ पाई जाती है। अब दूसरा आता है अपना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप सबको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल जनता के द्वारा ही वो काम किया जाता है, जनता ही उसकी शक्ति करती है, जनता ही उसके नियम बनाती है, जनता ही कानून बनाती है, ये सारी चीज़ें जनता के द्वारा ही किया जाता है, तो इसलिए कौन सा हो गया, प्रत्यक्ष। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष की। इसका अपोजिट, यानी जहाँ पर जनता के द्वारा नहीं होता हो, किसी बीच के अंदर कोई कड़ी हो, जैसे कोई काम करता है, एक व्यक्ति 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन अपने थर्ड पर्सन से काम करवाता है, तो बीच में सहारा किसका लेता है, सेकंड पर्सन का सहारा लेता है, तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। अगर फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट थर्ड पर्सन से मिलता है तो वो कौन सा हो गया, प्रत्यक्ष। लेकिन यहाँ पर ये क्या करे, बीच के अंदर सेकंड पर्सन से मुलाकात करता है, तो ये अपना कौन सा हो गया, अप्रत्यक्ष, जो अपने यहाँ चल रहा है। अब इसके अंदर देखिए क्या कहते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगी। J.S. मिल इसके अंदर कहते हैं कि अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वो समय समय पर चुनती है।
यानी अपने हमारे देश के अंदर हम कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट तो वहाँ नहीं मिलते, ना डायरेक्ट हमारी कोई बात होती है। हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रतिनिधि कौन से, यानी वे लोग जिनको हमने चुना है उनके माध्यम से हमारा काम करवाते हैं। जैसे गांव के अंदर हमने सरपंच को चुना है तो कोई भी काम करना होगा तो डायरेक्ट हम नहीं जा सकते ना, वहाँ केंद्र सरकार के अंदर सरपंच से बात करते हैं, हमारा काम कौन करवाता है, सरपंच करवाता है। तो डायरेक्ट हम काम ना करके किसी के माध्यम से काम करवाते हैं तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाएगा। इसके अंदर कुछ परिभाषाएं, इसमें मुख्य है बै जो परिभाषा है ये इंपॉर्टेंट है। डाइसी जो है वो क्या कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। यानी लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करता है ये कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसके अंदर राष्ट्र का अधिकांश भाग काम करता है, या अधिकांश भाग क्या होता है, शासक होता है। अधिकांश भाग शासक कैसे होता है कि भी जैसे मेरी चलबल हो गई, बातचीतें होनी शुरू की, सरपंच से जानकारी होगी, एमपी एमएलए से जानकारी होगी, तो मैं काम करवाने लग गया, मेरा शासन बन गया, ये कानून ऐसे होना चाहिए, इसका काम ये होना चाहिए, आप ये पकड़ो, इस प्रकार से इसका काम ये करवाओ। ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे होती हैं, इसमें कड़ी के माध्यम से जुड़ती है और सब लोग, अधिकांश जनता इस पर क्या करती है, अपना शासन करती है, राज करती है। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अब्राहम लिंकन के द्वारा एक परिभाषा दी गई है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो ये अपना कौन सा हो गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर बात करता है दो प्रकार से, एक तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष के अंदर डायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष में इनडायरेक्ट होगा, किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से हम अपना काम करवाते हैं। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंस। यानी जो लोकतंत्र है हमारा, डेमोक्रेसी है, जनता की जो शक्ति है, इसके अंदर इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। सॉरी। तो इसमें अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 2 नंबर के पूछते हैं तो इसमें सिर्फ इसका 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है तो इसके अंदर लिखना पड़ेगा कि ये इसकी विशेषताएं हैं। अगर निबंधात्मक रूप में अटैम्प्ट होता है तो इसके अंदर हमें इसका पूरा वर्णन करना पड़ेगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके अंदर कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहली विशेषता क्या है कि जनता का शासन है। ये किसका शासन है, नंबर 1 विशेषता क्या है, जनता का शासन। नंबर 1 क्या है, जनता का शासन। दूसरा क्या है, जनता द्वारा निर्मित शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन, ठीक है। तीसरा क्या है, लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र शासन एक साध्य है, साधन नहीं। ये पहले इन तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जनता का शासन, यानी ये जो नाम है ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेसी के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र क्या है, जनता की शक्ति है, जनता का शासन है, इसको जनता के द्वारा ही चुना जाता है और जनता के लिए ही इसका काम होता है। तो ये क्या होगा, अपना जनता का शासन है। दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन, यानी एक ऐसा शासन, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जो किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, जनता के द्वारा निर्मित किया जाता है। प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं, यानी हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि क्या करेंगे, सरकार का निर्माण करेंगे। तो 2 नंबर पॉइंट हमारा क्या होगा, जनता के द्वारा निर्मित शासन है। तीसरी हम बात करते हैं, लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। यानी मैं साधन और साध्य के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि लोकतंत्र शासन जो है वो क्या है, एक साध्य है, न कि साधन। साधन कौन सा होता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो क्या होता है, साधन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये साध्य है, इसके द्वारा काम नहीं किया जाता है, साधन के द्वारा काम किया जाता है। किसका, लोकतंत्र शासन का। इसलिए यहाँ पे क्या है, साध्य है, न कि साधन है। इसके अंदर देखिए 4 नंबर हमारा पॉइंट आता है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। 3 विशेषताएं होगी। चौथी नंबर है जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता के प्रति उत्तरदायी, यानी इसके अंदर क्या कहेगा कि ये जो हमारा शासन है, लोकतंत्र जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता के बारे में बात करेगा, जनता के लिए बात करेगा, जनता के लाभ के उद्देश्य के बारे में बात करेगा। तो सारा काम किसके लिए कर रहा है, जनता के लिए, उसके लिए प्रति उत्तरदायी है ये। क्योंकि चुना किसने इसको, जनता ने सकता है, इसके जनता ने चुना, इसके अंदर जनता की शक्ति क्या है, निहित है, इसलिए जनता के प्रति उत्तरदायी है। फिर इसके बाद में 5वां है लोकतंत्र विकासशील शासन है। एक तो होता है विकसित और एक होता है विकासशील। जो डेवलप हो चुके हैं वो विकसित और जो डेवलप होने की प्रगति में वो विकासशील है। तो लोकतंत्र हमारा क्या है, 5वीं इसकी विशेषता क्या है, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र विकासशील है,
यानी ये विकसित नहीं हुआ है अभी तक, ये विकासशील है, विकास होने की प्रगति में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये विकसित नहीं हुआ है। इसके अंदर कहता है कि आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, हमने पीछे पढ़ा था, जो राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में मैंने पढ़ा था, पहले ये व्यक्तिवादी कहा गया, उसके बाद में इसको अपना समाजवादी कहा गया, ठीक है, इसके बाद में मार्क्सवादी भी इसको कहा गया, पश्चिमी देशों से आई थी तो पश्चिमी लोकतंत्र भी इसको कहा गया। तो ये विकासशील है, विकसित नहीं है, ये बढ़ रहा है, अलग अलग इसके स्टेप बन रहे हैं। फिर इसके बारे में, इसके अलावा इसकी 5 ही विशेषताएं हैं मुख्य रूप से, इन 5 विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना होगा। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं, क्यों सुना सकता है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है। 5 विशेषताएं हैं। पहले जनता का शासन है, दूसरा जनता द्वारा निर्मित शासन है, तीसरा लोकतंत्र शासन है, एक साध्य है, ये साधन नहीं है, चौथा जनता के प्रति उत्तरदायी और 5वां लोकतंत्र विकासशील है। ये 5 इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इनके टॉपिक आप याद कर लेना, पॉइंट आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आता है तो आप लोग इसके अगर पॉइंट आपको याद है तो इसके अंदर आप व्याख्या कर सकते हैं। अब इसके बारे में आगे हम बात करते हैं, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि कोई भी हम काम करते हैं तो उसकी आलोचना जरूर होती है, ठीक है। आलोचना कैसे होती है कि कोई भी, जैसे हमने कोई भी अच्छा काम शुरू किया है तो 10% लोग तो हमें ये कहेंगे कि आपका ये काम अच्छा नहीं है, वो तो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। आलोचनाएं हमेशा होती है। जब जब हमारी आलोचनाएं होती है तब तब समझ लें कि हम कुछ अच्छा करने वाले हैं या अच्छा हो रहा है। तो आलोचना भी हुई है इनकी। अब कोई भी काम करेंगे तो बुराई और अच्छाई दोनों चीज़ें होगी। तो आलोचना हुई, तो आलोचना के अंदर क्या कहते हैं कि इसके अंदर बर्ग जैसे विद्वान है, इन्होंने लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है, और दूसरी ओर लावेल जैसे विद्वानों ने इसको सर्वोच्च शासन माना है। यानी कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो इसको गलत मानते हैं और कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो सही मानते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के गुण और दोष, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कि जो लोकतंत्र है हमारा, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र यानी कि ऐसा तंत्र जिसके अंदर जनता की शक्ति है, जनता की शक्ति है। इस जनता की शक्ति में या इस लोकतंत्र के अंदर क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, इसकी पॉजिटिव रिजल्ट क्या है और इसका नेगेटिव रिजल्ट क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके गुण के बारे में बात करेंगे। गुण क्या है हमारा? सबसे पहले ये कि सार्वजनिक हित में वृद्धि है। लोकतंत्र जो है वो इसके गुण के बारे में बात करेंगे। गुण के अंदर बात करेंगे तो ये सबसे पहला कहता है कि सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है। ये किस में करता है? सार्वजनिक हित में। नंबर 1 गुण क्या है इसका? सार्वजनिक हित में वृद्धि। अब देखिए सार्वजनिक हित, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीजें जिसके अंदर सब लोगों को जोड़ा जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। सार्वजनिक हित जो भी लाभ हो, जैसे अभी हमारे लॉकडाउन के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो गरीब निर्धन परिवार के लोग हैं उन लोगों को घर बैठे गेहूं प्रदान की जा रही है, चावल प्रदान किया जा रहा है, सामग्री प्रदान की जाती है। तो सार्वजनिक हित के बारे में बात करें, सब लोगों का हित हो इसलिए वो काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा लोकतंत्र है। गुण की बात करें हम, गुण और दोष की बात आएगी तो सबसे पहले गुण की बात करें। गुण के अंदर क्या कहता है कि सार्वजनिक हित के अंदर ये वृद्धि करना चाहता है। फिर इसके बाद में आता है कार्यकुशल शासन, यानी अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण, इसमें शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है, यानी कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब कि ऐसा काम होता है, कार्यकुशल शासन यानी एक ऐसा शासन है जो पूर्ण रूप से सही काम किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर ये कहता है कि जो भी नीतियां हैं, जो भी नियम हैं, नीतियां हैं, उनको बनाने के लिए जनता का सहारा लिया जाता है, जनता के अनुसार बनाई जाती है। तो यानी कि जनमत कैसा है हमारा, उसके अनुसार वो चीज़ें बनाई जाती है। फिर तीसरा इसका गुण है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। तीसरा इसका गुण क्या है? सार्वजनिक शिक्षा का साधन, यानी ये जो लोकतंत्र है वो सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, जिसके कारण, जिसके अंदर ये कहता है कि जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याओं में अपना मत प्रकट करती है। यानी कोई भी समस्याएं होती है, कोई भी चुनाव वगैरह आता है तो हम अपनी समस्याएं रखते हैं। जैसे सरपंच के चुनाव आते हैं, MP MLA के चुनाव, जो भी चुनाव वगैरह आते हैं तो हम अपनी क्या रखते हैं? समस्याएं रखते हैं। हमारे पानी नहीं आ रहा है, हमारी बिजली नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? अपना सार्वजनिक शिक्षा का भी साधन है। इसके अंदर क्या है कि सामान्य नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक रहता है, बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है, और इस गुण के कारण
ही गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला कहा है। यानी सार्वजनिक लोकतंत्र के बारे में, शिक्षा के बारे में बात करता है कि ये जो लोकतंत्र है इसके कारण इसका गुण ये है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करता है। और कैसे करता है कि जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं होता और जब चुनाव वगैरह पास में आते हैं तो वहाँ पर उसको कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है जो अपना सार्वजनिक शिक्षा का साधन के रूप में ये काम करता है। फिर इसके बाद में आता है हमारा नैतिक शिक्षा का साधन है, यानी नैतिकता को भी बढ़ावा मिलता है। 4 नंबर इसका गुण है नैतिक शिक्षा का साधन है। किसका है? नैतिक शिक्षा का साधन है। नैतिकता का विकास होगा, इसके अंदर कहता है कि लोवेल के अनुसार कहता है कि लोकतांत्रिक व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। यानी ये जो लोकतंत्र है ये व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना जो है वो उसको क्या करता है? बढ़ाता है। जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं तो वो अपने नैतिकता में रहता है, दायरे में रहता है, अच्छे एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है, सोच समझ के वोट डालता है, इन सारी चीज़ों का विकास उसके अंदर होता है। तो नैतिक शिक्षा के रूप में भी लोकतंत्र काम करता है। 5वां है देशभक्ति की शिक्षा। नॉर्मल पॉइंट है, देखो वैसे याद हो जाएंगे आपको, देशभक्ति की शिक्षा। अब देशभक्ति की शिक्षा कैसे होगी? अब जब चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को चुनना है तो देशभक्ति की बात आएगी कि भी इस व्यक्ति को अगर चुनेंगे तो ये हमारे देश के लिए लायक है या नहीं है। इसमें कहता है कि लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास भी करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। यानी जो शासक होता है, जो शासन करता है, उसको जनता के बारे में या जनता के लिए इसको संपत्ति इसकी मानी जाती है। इसमें जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनता की भावना का विकास होता है। मिल के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। फिर 6ठा है इसका क्रांति से सुरक्षा। 6ठी इसका गुण है क्रांति से सुरक्षा। क्रांति का मतलब जो उपद्रव होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, विद्रोह वगैरह होते हैं, उससे क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है लोकतंत्र के माध्यम से। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहाँ पर शासन की शक्ति एक वर्ग के हाथ में हो। यानी क्रांति की व्यवस्था, जैसे अभी पुराने टाइम के अंदर राजा महाराजाओं का शासन होता था, वो अपने हाथ में ही डोर रखते थे, जो काम करते थे, लगान लगाते थे, कर वसूल करते थे, पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करते थे, तो उनका एक अलग सा शासन होता था जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्रांतिक सुरक्षा के अंदर ये योगदान रखता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में ऐसी स्थिति एकदम विपरीत होती है, क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जो लोकतंत्र है उसमें शासन जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी काम करेगा वो जनता के लिए करेगा, इसलिए क्रांति से सुरक्षा मिलेगी। फिर इसका 7वां गुण है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। ये जो 7वां है इसके अंदर कहता है कि ये जो लोकतंत्र है ये समानता व स्वतंत्रता पे आधारित है। ठीक है, समानता व स्वतंत्रता के ऊपर सब लोगों को समान व्यवहार करेगा, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेगा। जाति, धर्म, भाषा, लिंग आधार के ऊपर भेदभाव नहीं करता है। तो ये इसका क्या है? 7वां गुण। 8वां इसका स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। 8वां गुण कौन सा है? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था। यानी कि ऐसी न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ गई हुई है लोकतंत्र के माध्यम से जो स्वतंत्र है और बिल्कुल निष्पक्ष है, जिसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह हैं, अपने न्यायाधीश बैठते हैं, जजेस बैठते हैं, वो डिसीजन देते हैं। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था इसके अंदर है। 9वीं इसकी विशेषता है कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक है। 9वीं इसकी विशेषता क्या है? ये कला, साहित्य, संस्कृति, इसके अंदर जो है वो इनका विकास करने के अंदर ये सहायक है। क्योंकि कैसे विकास करने में सहायक है? अब कला संस्कृति की बात करते हैं तो इसके अंदर लोग, जनता जो है वो इसके अंदर समाहित होती है। कहता है कि लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति में नियंत्रण नहीं करता है, अपितु तो इनका विकास चाहता है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सब क्षेत्रों में नियंत्रण होता है, क्योंकि वहाँ विचार और क्रम की स्वतंत्रता नहीं होती। तो इसलिए क्या है कि अधिनायक तंत्रों में कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता और विज्ञान के विकास में बाधा हो जाती है। तो ये कला, साहित्य और इसके अंदर बाधा उत्पन्न नहीं करता। 10वीं इसकी विशेषता है संविधानवाद में आस्था। 10वीं क्या है विशेषता इसकी? संविधानवाद में आस्था। संविधानवाद के अंदर आस्था रखेगा। संविधानवाद के अंदर संविधान जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, 395 अनुच्छेद इसके अंदर है, आर्टिकल्स हैं, 22 भाषाएं हैं, 22 भाग हैं, इसके 11 अनुसूचियां हैं। जो हमारा संविधान बना है उसके अंदर आस्था रखी हुई है, यानी उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा काम करते हैं।
11वीं इसका गुण है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। 11वां इसका क्या है? शक्तिशाली शासन व्यवस्था। अब शक्तिशाली शासन व्यवस्था कैसे है कि ये शासन व्यवस्था जो है वो शक्तिशाली हो, क्यों? क्योंकि हम किसके द्वारा चुनते हैं? जनता के द्वारा लोकतंत्र बनता है हमारा। तो जब जनता ही किसी को चुनेगी तो एक बिल्कुल बढ़िया अच्छी कैंडिडेट का, अच्छी प्रतिनिधि का चुनाव करेगी, जिसकी वजह से शक्तिशाली शासन की व्यवस्था होगी। और साथ में इसमें कहता है कि लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और ये जन सहमति पर आधारित शासन है। जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है, जैसे अभी खड़ी है एट प्रेजेंट है। हमारा ये आज भी काम कर रहा है, ये काम शक्तिशाली शासन व्यवस्था। आप देख लीजिए एट प्रेजेंट के अंदर कोरोना महामारी से हम लड़ रहे हैं, तो सारे लोग अब जब देख रहे हैं कि हमारा भारत इसकी चपेट में आ रहा है, तो सारे लोग अपने घरों के अंदर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो वो कौन सा हमारा शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। फिर इसका 12वां गुण है विश्व शांति का समर्थक। 12th विश्व शांति का समर्थक, यानी ये क्या करता है? समर्थन करता है किसका? विश्व के अंदर शांति बनी रहे, इस चीज़ के बारे में ये समर्थन करता है। ये टोटल इसके क्या हो गए? गुण। पहला है सार्वजनिक हित के अंदर वृद्धि होगी। दूसरा गुण है कार्यकुशलता शासन है। तीसरा सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। चौथा गुण है नैतिक शिक्षा का साधन है। 5वां देश प्रेम की भावना। 6ठा क्रांति से सुरक्षा। 7वां गुण है समानता और स्वतंत्रता है। 8वां गुण है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। 9वां गुण है कला साहित्य के अंदर वृद्धि करता है। 10वां गुण है संविधानवाद के अंदर आस्था रखता है। 11वां गुण है शक्तिशाली शासन की व्यवस्था करता है। और 12वां गुण है विश्व शांति के बारे में ये बात करता है। ये टोटल 12 गुण हो गए हमारे किसके? लोकतंत्र के। अब पूछ सकते हैं कि लोकतंत्र के गुण व दोष के बारे में चर्चा कीजिए, निम्नात्मक आ जाएगा।